चलिए, तो अब बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। ठीक है, इस पे हमें पढ़ना है, मेन जो हमारे टॉपिक हैं वो है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और उसके बाद है मुगल साम्राज्य। इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये दोनों विदेशी थे, भारत के ऊपर एक तरह से बाहर से आए हुए थे। तो ये आए कहाँ से थे और कैसे कैसे जो इनका सिस्टम शुरू हुआ, वो जानने के लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पहले कि जो ये दिल्ली सल्तनत वाले जो लोग थे ये कौन थे? तुर्क। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देखें, इसमें हमें जो जानकारी चाहिए होगी, तुर्क जो है वो कौन थे? मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि भाई 8वीं शताब्दी में इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। ये इस्लाम धर्म जो है वो मतलब 6वीं शताब्दी में लगभग जो है पैदा हो रखा है, उत्पन्न हो रखा है उस समय, और उसका प्रचार प्रसार जो है खूब तेजी से चल रहा है। इन्होंने जो 8वीं शताब्दी में उसके संपर्क में आए और इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? ये मध्य एशिया के जो राजा महाराजा शासक थे उनके जो है महल रक्षक और पेशेवर सैनिक। ठीक है, तो मध्य एशिया के जो शासक थे उनके महल रक्षक और पेशेवर सैनिकों के तौर पे काम कर रहे थे कौन? तुर्क के खानाबदोश वाले जो लोग थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जब उसमें आते हैं शहरों के संपर्क में, तो ये पढ़ते लिखते हैं, पढ़ लिख कर जो है ये पढ़ लिख कर प्रशासन में भाग लेना शुरू करते हैं। ठीक है, प्रशासन में भाग लेना शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई करके। अब इनके यहाँ एक व्यक्ति आता है अलप्तगीन। तो अलप्तगीन जो था ये बनता है प्रथम, अगर कोई पूछे भाई प्रथम तुर्की शासक कौन था, तो नाम है उसका अलप्तगीन, प्रथम तुर्की शासक। ठीक है, अलप्तगीन। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम बात, और इसने जो है अपनी राजधानी बनाई गजनी को। गजनी जो है इनकी राजधानी थी अलप्तगीन की। अलप्तगीन कौन है? प्रथम तुर्की शासक है। इसने जो अपनी राजधानी बनाई गजनी। ठीक है, और ये सब जो घटना हो रही है 962 ईस्वी, 962 ईस्वी के आसपास जो है ये सब हो रहा है कि भाई प्रथम तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो रही है। अब देखो, तुर्की साम्राज्य पढ़ना में इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि इसी को जो है बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इनका ही रोल है, तुर्की साम्राज्य का ही। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, वहाँ से गुलाम वंश की स्थापना होती है। ठीक है, वो सब हम इसीलिए पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और आपसे पूछा भी जाता है भाई प्रथम तुर्की शासक कौन था? अलप्तगीन था। ठीक है, कब इसने स्थापना करी अपने साम्राज्य की? 962 ईस्वी में। इसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। ठीक है, ये सब बात कहाँ की हो रही? मध्य एशिया की बात हो रही है। समझ में आया? उसके बाद फिर जो है और भी इसके वो बनते हैं वंशज, और वंशज आते हैं। फिर उसमें एक जो है एक वंशज इसका आता है सुबुक्तगीन। इसको कहा जाता है कि भाई ये तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। समझे आप? जैसे आप क्या पढ़ते हैं, आप लोगों ने अपने उसमें पढ़ा है ना, जैसे उत्तराखंड में नहीं थे आपने चंद्रवंश पढ़ा था, तो सोमपाल को हम पढ़ते हैं कि भाई संस्थापक था, लेकिन उसके बाद जो है वास्तविक संस्थापक कोई और माना जाता है। ऐसा ही होता है ना, मैंने पढ़ते हैं उसमें। तो अलप्तगीन जो है उसने स्थापना की, प्रथम तुर्की शासक। फिर उसके बाद सुबुक्तगीन जो है वो वास्तविक शासक हुआ। ठीक है, इसने यानी कि एक तरह से गजनी को जो है मजबूती प्रदान की होगी। गजनी जो इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं कि भाई अलप्तगीन के बाद हम बीच बीच में और भी बहुत सारे इनके वंशज, मतलब और भी वो थी क्रोनोलॉजी, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
अलप्तगीन के बाद आता है कौन? सुबुक्तगीन, जो एक महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में हम कहते हैं 2 लाइनें हैं हमारी कि भाई ये वास्तविक शासक था, ठीक है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसका टाइम पीरियड भी हम लिख लेते हैं 977 से 997 तक इसका टाइम पीरियड था, यानी लगभग 20 साल इसने जो है शासन किया। ठीक है। अब उसके बाद क्या घटना हो रही है? अब हम बात कर रहे हैं जैसे सुबुक्तगीन की थोड़ी। इसका टाइम पीरियड क्या है? 977 से 997 ईस्वी। हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसने जो है इसके मतलब इसकी राजधानी कौन है, कौन सी जगह है? गजनी। गजनी पर जो है प्रथम हिंदू राज्य, मतलब पहली बार जो है हिंदू साम्राज्य ने अटैक किया। गजनी पे अटैक हुआ, ऐसा नहीं कि उन्होंने अटैक किया हमारे पर पहले, ठीक है। अब मतलब इसका कोई वो नहीं है कि भाई ऐसा उन्होंने अटैक किया या उन्होंने अटैक किया, मैं खाली इतिहास पढ़ रहे हैं हम। तो जो है हिंदू शाही साम्राज्य था, हिंदू शाही राजा जयपाल, ठीक है, इन्होंने जो है इनके ऊपर अटैक किया, गजनी के ऊपर अटैक किया। 19 वो मतलब जो टाइम पीरियड है वो कब का है, लिखें उसको 986 में, 986 ईस्वी में जयपाल ने जो है गजनी के ऊपर अटैक किया। लेकिन फिर ऐसा हुआ, जीत नहीं पाए। रीजन क्या था उसका? वहाँ पे जो है एक भयंकर तूफान आ गया, ठीक है। जब वो युद्ध करने गए तो वहाँ पर जो है तूफान आ गया भयंकर गजनी में। तो भयंकर तूफान की वजह से भयंकर तूफान के कारण जयपाल जो है वो विजयी नहीं हो पाए, हारे भी नहीं, बस खाली उन्हें लगा कि भाई अब जीत तो पाएंगे नहीं तो समझौता कर लेते हैं, भाई उनकी सेना जो है वो हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। तो जयपाल जो है समझौता किया इन्होंने, किसके साथ समझौता हो? जयपाल का और सुबुक्तगीन के बीच, ठीक है। संधि हो गई कि भाई ठीक है चलो हम चले जाते हैं वापस। अब ये तूफान नहीं आता तो हो सकता है इतिहास कुछ और होता। अब देखो कि छोटे से तूफान की कितनी इंपॉर्टेंस हो गई। छोटे का मतलब भाई था तो भयंकर तूफान, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में था ना, तो ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है इतिहास के ऊपर, है ना। अब ये घटना अगर नहीं होती तो हो सकता है भाई जयपाल जो है इनको जीत लेते, क्योंकि अभी तक तो ये पनप ही रहा था ना राज्य, गजनी साम्राज्य जो है पनप रहा था। हो सकता है भाई जयपाल जो है जीत जाते तो हिंदू शाही राज्य हो जाता हर जगह, ऐसा भी हो सकता था। तो कुछ भी हो सकता था, तो उसके बारे में खैर ये हो गया। हिंदू शाही राजा जयपाल 986 ईस्वी में इन्होंने जो है गजनी पर आक्रमण किया, गजनी पर आक्रमण, और फिर उसके बाद जो है भयंकर तूफान के कारण समझौता करके ये वापस आ गए, ठीक है। अब उसके ये तो चलो एक बीच में एक वैसी घटना थी। हम जो पढ़ रहे हैं सुबुक्तगीन वो, इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इनके 2 पुत्र थे, ठीक है। पहले पुत्र का नाम था अब्दुल कासिम महमूद, यानी कि महमूद गजनवी, ऐसे लिख सकते हैं आप, महमूद गजनवी, ठीक है। और दूसरा पुत्र इनका था इस्माइल। सुबुक्तगीन का, ठीक है। महमूद गजनवी जो है, मतलब अब इनके बीच में जो है युद्ध होता है, किस चीज़ के लिए? गजनी के साम्राज्य के लिए। तो आपको सबको पता है भाई कौन जीता होगा? महमूद गजनवी जीता है। महमूद गजनवी जो है वो जीतता है और गजनी का शासक बनता है। अब अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो हमारा आएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में भाई इसने मतलब जैसे हमने जैसे पढ़ा है इतिहास में, आप लोगों को जानकारी होगी थोड़ी बहुत इस चीज़ की, कि इसने जो है सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा पाटा, बहुत लूटपाट मचाई थी, है ना। तो वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। इसको जो है बुत सकीन की उपाधि प्राप्त हुई। बुत सकीन यानी कि मूर्ति भंजक की, यानी कि इसको जो है उपाधि दी गई कि भाई आप जो है मूर्ति तोड़ो, मूर्ति पूजकों का विनाश करो,
इसको उपाधि मिली थी वो सब, लेकिन एक छिपा हुआ वो था, मतलब मोटिव जो है कुछ और था। सामने तो कुछ और रख के प्रेजेंट किया जा रहा है, ये मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं क्यों प्रेजेंट कर रहा है, ताकि जो इसके लोग हैं, जो इसकी जनता है, वो इसके समर्थन में रहे पूरे तरीके से, अपनी जान देने तक जो है इसके समर्थन में रहे। ठीक है, लेकिन इसका पीछे मोटिव क्या था? धन की लूटपाट करना। और धन किस लिए चाहिए था इसे? मध्य एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। समझे आप? तो ऐसा होता है, राजनीतिज्ञ जो है वो क्या करते हैं, सामने कोई प्रेजेंट मतलब कुछ चीज़ प्रेजेंट करेंगे आपके, और बैक से जो है कुछ और अपना मोटिव जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। इसने भी वही काम किया, तभी जो है राजा है, इसलिए जो है राजा था ये। तो महमूद गजनवी के बारे में हम एक दो मतलब बारे में जानकारी लेते हैं, लिखें जरा। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? इसका टाइम पीरियड है 998, ठीक है, 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है। अब इसके बारे में दूसरा पॉइंट क्या है? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क राज्य, तुर्क शासक, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। अगला पॉइंट है इसमें, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क, ठीक है, तुर्क शासक। समझ में आ रहा है? तो अब यह है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क। दूसरा पॉइंट है, लिखें जरा, गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1027, ठीक है, ये टाइम पीरियड था जब भारत पर इसने आक्रमण किए। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, 17 टाइम्स। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई महमूद गजनवी का जो है भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? लूटपाट, धन प्राप्ति। ठीक है, ठीक है, और भी वो है पॉइंट इसके बारे में, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे जो है वहाँ के तुर्की के खलीफा ने जो है उसको वो दिया हुआ था, बगदाद के खलीफा ने। ठीक है, बगदाद के खलीफा से जो है इसने वो नियुक्ति पत्र प्राप्त किया था। वो इस्लाम धर्म में जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है अभी भी। तो वो सब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें तो यही पढ़ना है कि भाई ये भारत से रिलेटेड या भारतीय इतिहास से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो 17 बार आक्रमण किया। अगला पॉइंट लिखें, ये लिख लिया आपने, भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति। अगला पॉइंट है, पहला आक्रमण कब किया इसने? 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में भारत की जो सीमा थी, भारतीय सीमा पर। ठीक है, अगर वो कोई पूछे आपसे कि भाई भारतीय सीमा पर पहला आक्रमण कब किया मोहम्मद गजनवी ने? 1000 ईस्वी में। सिंपल आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है, अब जो वास्तव में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, ठीक है, वो पहला आक्रमण जो मतलब भारत के किसी राजा के ऊपर, लिखें 1001 से लेकर 1002 के बीच में हिंदू शाही शासक था। ठीक है, जयपाल। और कहाँ का राजा था ये? उदयभंडपुर। कहाँ पे ये? वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर के आसपास का क्षेत्र है। उदयभंडपुर जो है, यहाँ का राजा कौन था? जयपाल।
यहाँ पर आक्रमण किया है, हिंदू शाही शासक है ये। जयपाल कहाँ का राजा था? उद्भंडपुर का, ठीक है, उद्भंडपुर है। और इसकी राजधानी क्या थी? वैहंद। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से निकल रहे हैं आपके कि भाई महमूद गजनवी ने प्रथम बार जो है भारत पर आक्रमण कब किया। अगर भारतीय सीमा की बात हो रही तो 1000 ईस्वी की बात है। अगर प्रथम हिंदू शासक के ऊपर आक्रमण की बात पूछेगा तो आपका आंसर होगा 1001 से 1002 के बीच में। कौन सा राज्य था इसका? उद्भंडपुर। पेशावर में है, वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र है। उसकी राजधानी थी वैहंद। ठीक है, राजा का नाम था जयपाल। अब इसमें होता क्या है, जयपाल जो है वो पराजित होता है। ठीक है, युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है, लेकिन जयपाल जो है पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद जो है वो महमूद गजनवी के साथ जो है वो समझौता करते हैं, संधि होती है। ये जयपाल जो है इनको हाथी वगैरह गिफ्ट करते हैं, पैसे वगैरह गिफ्ट करते हैं, तो जो है समझौता हो जाता है, क्योंकि इसका टारगेट तो लूटपाट ही था, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था नहीं। लेकिन जयपाल जो है इस बात को, इस हार को सह नहीं पाता। ये जो हार थी जयपाल की, ये बर्दाश्त से बाहर थी जयपाल के लिए। संधि समझौता सब होने के बाद भी क्या करता है, ये सुसाइड कर लेता है। ठीक है, आत्महत्या कर लेता है। तो कभी पूछा जाए कि भाई प्रथम हिंदू शासक जिसने सुसाइड किया, जयपाल। ठीक है, इसका कारण कौन था? इसका कारण मोहम्मद गजनवी। इसको कोई उससे ना जोड़े सांप्रदायिकता से। ठीक है, इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के तरीके से रखना है हमको। हर एक राजा का अपना मोटिव होता है, हर एक राजा जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है या लूटपाट करना चाहता है, जो भी उसका टारगेट होता है। ठीक है, ये सब होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है फिर और जो महत्वपूर्ण आक्रमण है उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि भाई आक्रमण तो इसने 17 बार किए हैं भारत के ऊपर, सारे नहीं पढ़ने हमको, हमें जो है जो महत्वपूर्ण है जैसे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लिखें अगला आक्रमण जो है जो हम पढ़ रहे हैं, एक 1020 और 21 ईस्वी में गजनवी ने जो है आक्रमण किया। कहां पर? कालिंजर पर। कालिंजर राज्य था, उस पर आक्रमण किया। वहां के राजा ने जो है एक नीति अपनाई, सर्वछार युद्ध नीति। ठीक है, सर्वछार युद्ध नीति थी एक। अगर किसी ने 300 पिक्चर देखी हो तो उसको आप थोड़ा सा उससे वो कर सकते हैं लिंक। उसमें क्या होता है कि वो उनको जो है युद्ध कर, मतलब उनको जो है जो आक्रमणकारी होते हैं उनको किसी ऐसी जगह ले जाके फंसाना चाहते हैं जो जहाँ से निकलने का रास्ता ना हो। ठीक है, तो उसमें जो कालिंजर के शासक थे उन्होंने क्या करा, सर्वछार की युद्ध नीति अपनाई। इसमें यह था कि लगातार अपनी सेना को धीरे धीरे पीछे हटाते गए। ये इन्होंने कहा भाई धीरे धीरे पीछे हटते जाओ। महमूद गजनवी को लगा यार पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, इतना पीछे क्यों हट रहा है, ये धीरे धीरे युद्ध कर नहीं रहा है। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो है वो घबरा गया और उसने कहा कि ठीक है भाई, कालिंजर के राजा से संधि कर लेता हूँ मैं। उसको डर लगा कि भाई पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, ये कहीं ऐसी जगह फंस जाए मेरी सेना जहाँ से निकल ही ना पाए, ये पता नहीं क्या जाल बिछा रखा है इसने। ऐसे ही होता ना युद्ध के समय, तो आपको पता थोड़ी है कि भाई वहाँ पे क्षेत्र में क्या है। तो इसलिए जो है वो ये एक तरह से महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि भाई इसकी वजह से महमूद गजनवी हारा है यहाँ भारत में, या कम से कम उसने वो तो माना कि ठीक है भाई मेरे बस का नहीं है युद्ध करना है यहाँ। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था कालिंजर का? विद्याधर, है ना, जो शक्तिमान वाला विद्याधर है। आप लोगों ने देखा भी हो, शक्तिमान देखा किसी ने आप लोगों की जनरेशन में? ठीक है, फिर तो विद्याधर जो है वो शासक था कालिंजर का, समझे आप? अब एक इंपॉर्टेंट आक्रमण करता है ये सोमनाथ पे, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहाँ से इसको इतना ज़्यादा पैसा मिला कि मतलब कोई जो है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इसने जो है कितना पैसा लूटा वहाँ से। हाथी घोड़े जितने भी जानवर थे, हाथी घोड़े ऊँट बैल, सब के ऊपर जो है सोना लाद लाद के जा रहा है, अपने यहाँ ले जा रहा है, क्योंकि इसको यहाँ साम्राज्य स्थापित करना नहीं है। सोना लाद लाद के हर जानवर के ऊपर जितने भी जिसके पास होते सब जो है, हो सकता है पैदल ही जा रहे हों खुद, इतना सोना प्राप्त होता है इनको सोमनाथ मंदिर से। हमारे यहाँ ऐसा हो भी रहा था, ये खैर एक सिस्टम जो है थोड़ा था कि हमारे यहाँ मंदिरों में ही बहुत ज़्यादा सोना चांदी रखा हुआ था, सबसे ज़्यादा धन संपदा मंदिरों में ही थी हमारे यहाँ।
इसीलिए मंदिर ही लूटपाट कर रहा था ये। और इसीलिए जो है इसे बुद्ध शकीन की उपाधि दी गई थी, बुद्ध शकीन यानी मूर्ति भंजक की। अगर कोई पूछे कि भाई मोहम्मद गजनवी की एक और उपाधि क्या है, बुद्ध शकीन है ना, मूर्ति भंजक। रीज़न क्या था, क्योंकि इसे जो है मंदिरों पर अटैक करना था पैसे के लिए। रुपए पैसे अगर मान लिया किसी राजा महाराजा के महल में होते तो वहाँ अटैक करता ये, लेकिन हमने जो है मंदिरों में रखे हुए थे पैसे, और सुरक्षा का इंतजाम था नहीं हमारे यहाँ ढंग से मंदिरों का, समझे आप। इसने इसे सोमनाथ की जो मूर्ति है ना उसको तोड़ के कसाई को दी। वो देखो ऐसा हो तो वो तो महिमा मंडन किया जाता है, वो सब इसलिए किया जाता है कि जैसे किसी की इमेज को जो है अच्छा दिखाना है, ख़राब दिखाना है, या किसी को जो है बहुत बुरा विलन दिखाना है। जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं आप, तो विलन को जो है इतना ख़राब दिखाने के लिए क्या करते हैं, हीरो को जितना बड़ा दिखाना है उतना बड़ा विलन दिखाना पड़ेगा, ऐसा कंसेप्ट है हमारे यहाँ। जैसे आप देखो रामायण में जो बाद में जोड़ी गई घटनाएं हैं, रामायण में जो बाद में जोड़ा गया ना कि भाई सीता माता जो है धरती में समा गई, या जो है शूद्रों के साथ जो है उन्होंने दुर्व्यवहार किया राम जी ने, ये सब जो है बाद में जोड़ा गया है, शुरू में नहीं था ये सब जो है उत्तरकांड कहते हैं इसको। क्यों जोड़ा गया, रीज़न इसका ये इसमें हम ढूंढते हैं कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो बौद्ध धर्म जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता था, तो उसने जो है अपना जुड़वा दिया होगा। क्योंकि भाई बौद्ध धर्म के समर्थक भी तो थे राजा, कई राजा जो हैं, जैसे अशोक है, अशोक जो है बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था। ऐसे ही जो है और राजा थे जिन्होंने इस तरीके से माना। तो ये हो सकता है कि भाई इतिहास में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, कि इतिहास जो है किस तरीके से दिखाया जा रहा है, किस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है। वैसे भी इसका मतलब कसाई को दिया नहीं दिया इसका तो कोई मतलब है भी नहीं इसके लिए, और कहीं ऑथेंटिक सोर्स में जो है ये है भी नहीं लिखा हुआ। हाँ वो है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह या जैसे यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते हैं लोग, तो उसमें दिखा देते हैं ऐसा, उसमें दिखा देते हैं भाई इसने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मकसद जो था इसका क्या था, मेन टारगेट इसका ये था पैसे लूटपाट करना, धन संपदा की प्राप्ति करना। इतना टाइम क्यों खराब करेगा अपना, लूटपाट करके अपना जा रहा है ना। तो सोमपाल के ऊपर सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है ये, गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर अटैक कब किया इसने, मोहम्मद गजनवी ने 1024 से 1025 ईस्वी, 1024 से 1025 के बीच में अटैक किया इसने, ठीक है। मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, किसने किया, मोहम्मद गजनवी ने। कब किया, ये टाइम पीरियड है, और यहाँ से इसको जो है आकूत धन संपदा प्राप्त हुई। आकूत कहते हैं इसको, अकूत सॉरी, अकूत धन संपदा, ये ठीक है, या आकूत सही है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो भारी मात्रा में समझ लो आप, चलो इसको धन प्राप्ति हुई, ठीक है, धन प्राप्त हुआ सोमनाथ मंदिर की लूटपाट से। अब ये लूटपाट करके जा रहा था रास्ते में, तो जो सिंधु घाटी है, सिंधु नदी घाटी। अच्छा एक चीज़ और भी पूछे आपसे कि भाई ये पूछे कि भाई मोहम्मद गजनवी ने जो है भारत पर आक्रमण जो है कौन से दर्रे से होकर किया था, कहाँ से आया था वो, क्योंकि हमारे आसपास तो पहाड़ है बहुत सारे, खैबर दर्रे से, ठीक है। तो खैबर दर्रा जो है इसका वो था, आक्रमण करने का रास्ता था, ठीक है। तो सिंधु नदी घाटी से जब होके जा रहा था ये, तो इसके ऊपर जाटों ने आक्रमण कर दिया। वहां पर जाट जो थे वहां पे, जाट राजा जो थे उन्होंने आक्रमण किया किसके ऊपर, मोहम्मद गजनवी के ऊपर, महमूद गजनवी सॉरी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी पर आक्रमण किया जाटों ने, ठीक है। अब महमूद गजनवी जो है पैसा लेके जा रहा था, इसने कहा ठीक है भाई चलो अपने आप को जो है बचा के निकलते हैं किसी तरीके से, अभी तो क्यों अटैक करने की उसमें थे नहीं स्थिति में ये, ठीक है। महमूद गजनवी की जो सेना थी वो अटैक करने की स्थिति में नहीं थी, तो इसने क्या करा, फिर बच के निकला वहाँ से। फिर इसने आखिरी आक्रमण किया जाटों के ऊपर 1027 ईस्वी में, अंतिम बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 1027 ईस्वी में। और किस लिए क्या था, इन जाटों से इसका दुश्मनी थी, जाटों के लिए, जाटों को दंड देने के लिए, ठीक है। जाटों को दंड देने के लिए इसने जो है उस पर आक्रमण किया, ठीक है।
हाँ जीत तो गया ही था ये, कुछ हुआ मरा थोड़ी था ये, जीत गया था। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं भारत पर प्रभाव क्या हुआ इसका, मतलब महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। महमूद गजनवी के आक्रमण का, ठीक है, आक्रमण का भारत पर प्रभाव, तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, एक तरह से भाई भारत का जो है अर्थव्यवस्था टूट गई, अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ, कला संस्कृति को नुकसान हुआ, ये तो कॉमन सी बात है। कला संस्कृति भाई हमारी मूर्तियाँ तोड़ दी गई, हमारे मंदिरों में लूटपाट की गई, तो बहुत बुरा लगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, खराब बात तो है ही। ठीक है, तो ये नुकसान हुआ। और इससे बड़ा नुकसान क्या था, इससे बड़ा नुकसान ये था, इससे ये पता चल गया पूरी दुनिया को कि भारत के राजा जो हैं कमज़ोर हैं बहुत। एक सबसे बड़ी बात जो हुई ना, महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर प्रभाव, तो भाई हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये कमज़ोर हुई। कला संस्कृति ये कमज़ोर हुई। और क्या हुआ, भारतीय राजनीति या भारतीय शासकों की कमजोरी दुनिया के सामने आई, है ना, कि भाई एक आदमी जो है 17 बार आक्रमण कर रहा है भारत के ऊपर और ये जो हर बार लूटपाट करके ले जा रहा है, तो कमजोरी तो साबित हुए हम, है ना। और क्या हो सकता है, इससे जो है भारत में विदेशी साम्राज्य की स्थापना हो रही है। इसने क्या करा, जो सिंध और मुल्तान थे वहाँ पे अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए थे बॉर्डर पर हमारे। ठीक है, और क्या हो रहा है, और हो रहा है विदेशियों के लिए दरवाजे खोल दिए इसने, रास्ता बता दिया भाई कहाँ से जाना है इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक है, विदेशियों के लिए आक्रमण का मार्ग खोल दिया। ठीक है, विदेशियों के लिए आक्रमण का मार्ग खोल दिया इसने। हो गया सबका नोट, आगे बढ़ते हैं अब एक और राजा के बारे में जानकारी लेंगे हम, मोहम्मद गोरी, है ना। लिखे मोहम्मद गोरी, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और उनके बारे उसमें भी थोड़ा बहुत ही पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि सारा कुछ पढ़ रहे हैं। अभी मोहम्मद गोरी के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं, तराइन का युद्ध करेगा ये, है ना, तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, है ना, तो वो सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पहला युद्ध के बारे में जो, चलो अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, तो हेडिंग है आपका मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो गोरी जो है गोरा गारा से कुछ नहीं है, गोरा काले से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, मध्य एशिया में जो है एक राज्य था गौर, ठीक है, गौर क्षेत्र का राजा था कोई, गौर क्षेत्र वहाँ का शासक था, उसने जो है गजनी क्षेत्र को जीता और वहाँ का शासक जो है बनाया मोहम्मद गोरी को, गजनी क्षेत्र के राजा को। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम, और ये सब कब की घटनाएं हो रही हैं, लगभग ये जो 1163-64 की घटनाएं हैं, 1163 ईस्वी के आसपास की घटनाएं हैं, जब मोहम्मद गोरी को जो है गजनी क्षेत्र का राजा बना दिया गया। ठीक है, लिखे मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। अब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण शुरू किए हैं, इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था भारत पर, इसके आक्रमण का उद्देश्य था भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। ठीक है, गजनवी का तो अलग था उद्देश्य, इसका था भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है, आगे लिखते हैं अब हम, अगला पॉइंट है कि भाई और क्या क्या कर रहे हैं ये, कि इसने जो है 1775 ईस्वी में
मुल्तान पर जो है आक्रमण किया, ठीक है, और मुल्तान को जो है जीता इसने। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मुल्तान की जीत के बाद भाई जैसे इम्पोर्टेंट है कि मुल्तान को जीता, अब उसी हिसाब से एक इम्पोर्टेंट है कि जो भारत में इसकी पहली हार हुई 1178 ईस्वी, गुजरात पे अटैक किया इसने, वहां का राजा था भीम द्वितीय। ठीक है, और भीम द्वितीय ने इसको हराया, मोहम्मद गौरी को। अब जो है गुजरात पे इसकी हार के बाद भीम द्वितीय, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें, अगला पॉइंट है इसमें कि भाई 1191 ईस्वी, इसमें जो है इसने क्या किया था। ठीक है, इसमें जो है महत्वपूर्ण बात जो हुई, तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? ये युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि भाई 1991 में है तराइन का प्रथम युद्ध। इसके जो है नतीजे क्या हुए? इसके नतीजे हुए कि भाई इसमें जो है एक भयंकर युद्ध हुआ बहुत, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। अब उसमें जो है फिर इनके बीच में युद्ध का जो है नतीजा, मोहम्मद गौरी की हार हुई। मोहम्मद गौरी ने जो है इस हार से जो है, ऐसा नहीं कि वो जो है हताश होकर बैठ गया या निराश होकर बैठ गया, वो जो है अपने देश लौटा और अपने यहाँ जो कमजोरियां थी उनको दूर किया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, वही तरीका था 1992 ईस्वी में। ठीक है, ये होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों जो है सेम सेना थी, सेम व्यक्ति थे। लेकिन अब की बार क्या होता है, अब की बार जो है मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। और जो कि ऐसे भी पता चलता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान के जो सिक्के हैं उनसे जो है ये पता चलता है कि मोहम्मद गौरी की अधीनता उन्होंने स्वीकार की थी। ठीक है, अब जो है हम आगे जो है पढ़ाई करेंगे। यहाँ तक हमने जो खत्म किया कि भाई तुर्क साम्राज्य कौन था। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है उनकी मृत्यु हो जाता है वापिस अपने देश, और वहां जाकर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर यहाँ पर भारत में जो इसके सिपह सालार थे, इसके जो सूबेदार थे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो लोग जो हैं इसकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र शासक के रूप में जो है भारत में सत्ता स्थापित करते हैं, और वहां से शुरू होता है फिर गुलाम वंश, जिसके बारे में हम जानकारी जो है कल पढ़ेंगे।